हाँ नमस्कार। मैं यूएस राणा दिल्ली से। मित्रों, आज एक बहुत ही चित परिचित मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मुद्दा है 103वें संशोधन के बाद में संविधान में ईडब्ल्यूएस नाम की यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए सवर्णों में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए एक आरक्षण दिया गया है 10%। उस 10% आरक्षण के लिए बहुत बड़ा संघर्ष इस समाज ने किया। उस समाज का बहुत बड़ा नुकसान इसमें हुआ। लेकिन एक खास बात यह है कि उस आरक्षण का अभी तक इस समाज को कोई लाभ नहीं मिल रहा, इस वर्ग को कोई लाभ नहीं मिला। मैं इसको समाज की जगह पर वर्ग शब्द को ज़्यादा अच्छा प्रयोग करूंगा, कारण कि ये वर्ग विशेष को आरक्षण मिला है, जिस इस वर्ग में जो वो लोग हैं जो अनारक्षित हैं, जिनको आरक्षण नहीं मिलता किसी भी उस वजह से। तो जब से भारत में संविधान लागू हुआ है, देश स्वतंत्र हुआ है, देश में अन्य जातियों को चाहे वो किसी भी स्थिति में पहुंच गई हो, अमीर हो गई हो, और उनकी किसी 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 जाति का तो प्रतिनिधित्व इतना आगे बढ़ गया है कि उसको आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। आज मुख्य विषय है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, जिसमें 10% आरक्षण इस समाज को, इस वर्ग को दिया गया, वर्ग विशेष को। इस वर्ग में जो है खासकर उच्च जातियां जिन्हें कहा जाता है इस देश में, शेड्यूल कास्ट से अलग कास्ट जो हैं, अनारक्षित वर्ग या मैं सवर्ण भी इन लोगों को कहते हैं, उनको दिया गया। अब सवाल ये पैदा है कि ये 10% आरक्षण देने के बाद हुआ क्या। इसमें कुछ शर्तें लागू की गई, किन लोगों को आरक्षण दिया जाए, किन लोगों को आरक्षण न दिया जाए। उसमें मुख्य शर्तें भूखंड की शर्तें, आय की शर्तें, और एक और शर्त जो बड़ी बेतुकी सी लगती है, वो ऐसी शर्त जिसे आप सभी लोग ये कहेंगे कि ये कैसी शर्त है। एक व्यक्ति जिस जाति विशेष में पैदा हुआ है, सिर्फ मात्र उस जाति विशेष में पैदा होने से मात्र से उस सुविधा से, उस सुख सुविधा से वंचित कर दिया जाता है जिसका उसे पता भी नहीं होता। 3 शर्तें जो खास हैं, जिनके आधार पर भूखंड और आवास, भूखंड से मतलब कृषि भूमि, और भूखंड दूसरा जो है वो आवास जिसमें वो रहता है। अब आप खुद सोचिए, जिस आवास में वो व्यक्ति रहता है, यदि वो गरीब हो जाता है, उसकी माप तोल से उसके गरीबी का कैसे आप आकलन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने किया, चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने कुछ शर्तें रखी, जिसमें जिस व्यक्ति पर 100 गज का एक प्लॉट होता है शहर में, कस्बे में 200 गज का, और गांव में भी 200 गज के आसपास का अगर कोई भूखंड होता है और उसमें वो निवास करता है, चाहे वो कितनी भी गरीबी में है, उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सकता। साथ ही जो कृषि भूमि है उसकी भी एक शर्त रख दी गई। एक शर्त और बड़ी अजीब सी, इनके जो प्रमाण पत्र हैं वो प्रमाण पत्र हर साल रिन्यू किए जाएंगे। गुजरात में, राजस्थान में आंदोलन हुआ। आंदोलन के बाद वहाँ के नेताओं ने देखा कि वहाँ पर यह आंदोलन जोर पकड़ सकता है, या वोट बैंक कहें, वहाँ पर इसमें सरलीकरण कर दिया गया। उस सरलीकरण में इन्होंने क्या किया, 1 साल की जगह पर 3 साल का इन्होंने वहाँ पर इसका रिन्यूअल कर दिया। लेकिन आय की शर्त वहाँ पर भी अभी जो की तो बनी हुई है। भूखंड की शर्त राजस्थान में हटा दी गई। अब मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ के जितने भी इस वर्ग विशेष से जो संबंध रखते हैं लोग, क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या यहाँ की सरकारों को इस बात का पता नहीं है? अब तक कम से कम 100 से ऊपर ज्ञापन तो हम लोग दे चुके हैं मुख्यमंत्री जी के नाम। उत्तर प्रदेश में भी दिए हैं हमने, हिमाचल में तो आंदोलन किया इस बात को लेकर के, उत्तराखंड में भी इसके लिए आंदोलन किया गया है। उत्तराखंड में काफ़ी ज्ञापन वगैरह दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को अब तक 100 से ऊपर इस तरह के ज्ञापन पहुंच चुके हैं। लेकिन हो क्या रहा है, उनकी अनदेखी हो रही है। कारण कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जातिगत व्यवस्था का जो है बोलबाला है, सबसे ज़्यादा जातीय तुष्टीकरण यहाँ पर होता है। अगर कहीं से भारत में जाति की राजनीति होती है तो उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि वहाँ पर मायावती, अखिलेश, अब आजकल एक
और नए चेहरा चंद्रशेखर रावत, इस तरह के लोग वहाँ पर राजनीति करते हैं और उनके दबाव में कोई भी फैसला जो जिसे हाई कास्ट कहते हैं, सवर्ण कहते हैं या जनरल कभी वर्ग कहते हैं, इसके लिए कोई भी सुविधा नहीं की जाती है। और इन लोगों को एक तरह से जाने अनजाने इन लोगों को दोषी करार देने का एक फैशन सा चल गया है। इनके ऊपर किसी भी अत्याचार से जोड़ने को इनके लिए एक जो है आसानी हो जाती है कि कोई भी आता है और इन पर दबंग होने का, एक अत्याचारी होने का, बलात्कारी होने का बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम इन लोगों पर लगा दिए जाते हैं और उसी वजह से इन सुविधाओं से ये वंचित रह जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपने 10% आरक्षण दिया ही है ईडब्ल्यूएस के नाम से, तो कम से कम उसका सरलीकरण तो करिए, इस लायक तो बच्चों को छोड़िए। हो क्या रहा है कि इसका लाभ कोई और ही उठा रहा है, जिसके लिए आपने ये बनाया ही नहीं, जिसकी आप हमेशा आलोचना करते हैं, वही लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और जिस वर्ग को यहाँ पर बदनाम किया जा रहा है उसको इसमें लाभ नहीं दिया जा रहा। मेरी सरकार से अपील है और इस समाज से भी मेरी अपील है कि कम से कम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, ये भावी पीढ़ी के लिए कुछ तो ऐसा करिए मेरे दोस्तों, जो ये भावी पीढ़ी आप पर गर्व कर सके कि आपने इतना आंदोलन किया और इस सुविधा से उन लोगों को अवगत कराया और इस सुविधा का लाभ आप लोगों को मिलता है। मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल कास्ट के वर्ग के जो विशेष दर्जे के लोग हैं, इन लोगों को फॉर्म फीस में कोई सुविधा नहीं मिलती है, हॉस्टल फीस में कोई सुविधा नहीं मिलती है, और जो एक रेल भाड़ा दिया जाता है एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें भी कोई फीस नहीं, मतलब रियायत नहीं मिलती है। ऐसे में जनरल वर्ग का बच्चा इस कास्ट में पैदा होने के बाद में सिर्फ एक ही बात उसके दिमाग में आती है कि आखिर मेरा क्या दोष है जो मैं इस घर में पैदा हो गया। तो मैं आप लोगों से सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस ईडब्ल्यूएस के मुद्दे को सरलीकरण तक पहुंचाने के लिए एक आंदोलन की जरूरत है। आप सब लोग उसमें भागीदार बनिए। मेरा आप सभी से प्रार्थना है कि भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए ऐसे कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूएस राणा दिल्ली से आप सभी लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद और आह्वान करता हूं कि इस आंदोलन से जुड़िए और इस आंदोलन को सफल बनाइए। धन्यवाद।